जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हम 180 क्वेश्चन है टोटल, ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो लेके आए हैं। वो आपके रिट में, आरपीएफ में, एसएससी जीडी में, आरएस में, इन सभी में काम आएंगे। तो कृपया करके ये 180 क्वेश्चन देखिएगा। क्या पता कौन सा, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन रिपीट होने हैं। बायोलॉजी से तो यही होता है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं बार बार, और रेलवे प्रोटेक्शन में तो बहुत ज्यादा आते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एसआई का एग्जाम तो हो गया, राजस्थान इस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो अपने कांस्टेबल का एग्जाम है 15 जनवरी बाद कभी भी हो सकते हैं। 13 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे, 13 ही आइडिया बता रहा हूँ एक एवरेज, 13 ही साइंस से आएंगे, 13 ही ज्योग्राफी से आएंगे। तो इनके क्वेश्चन आंसर हम लेके आएंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए बायोलॉजी के क्वेश्चन होगी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार एनटीपी से एटीपी से संबंधित है, राइबोसोम उसी प्रकार किससे संबंधित है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे कोशिका के अंदर पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जो हमारे शरीर के अंदर या हमारी कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसके रूप में करता है? एटीपी के रूप में ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एक एडीपी भी पढ़ोगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का उत्पादन कहां किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका में किया जाता है। इसी को क्या कहते हो आप? कोशिका का शक्ति ग्रह, द पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, इसे ही कहते हो। तो उसी प्रकार राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अंतःपर्दवीय जालिका होती है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, दूसरी खुरदुरी अंतःपर्दवीय जालिका। वो जो खुरदुरी अंतःपर्दवीय जालिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, जो कि किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। आगे ये क्वेश्चन समझ में, आगे देखते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है। क्यों किया जाता है योग? आसान व्यायाम इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को स्वस्थ बनाए रखता है, बिल्कुल लोगों को स्वस्थ बनाए रखता है। भूख बढ़ाता है क्या? भूख तो कब बढ़ेगी? जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये खुशियां लाता है, स्वस्थ रहोगे तो खुशियां आएंगी, पहले तो कहां से आ जाएगी। तो लोगों को क्या रखता है? योग स्वस्थ रखता है। लेकिन हम तो ये एक दिन 21 जून को योग करके एक ही दिन में क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। रोज करना चाहिए। आगे देखो, वृक्षांश यानी सेलुलोज बहुल्य खाद्य पदार्थ जो होता है वो संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। माने जाते हैं, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेलुलोज के बारे में सही है? तो मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। देखो, मानव में सेलुलोज का पाचन, जब मानव आदि मानव हुआ करता था, प्राचीन काल की बात है, जो हमारे इधर अपेंडिक्स होती है एक, जिसका हिंदी वर्जन क्या होता है? कर्मी रूप प्रशेषिका। उस समय की बात है जब व्यक्ति कच्चा मांस खाया करता था और चारा वगैरह या जो भी वनस्पतियां थी उनको बिना पकाए खाया करता था। तो उस दौरान जो थे ये अपेंडिक्स सक्रिय तत्व या सक्रिय अंग के रूप में कार्य करता था, और ये सेलुलोज का पाचन किया करता था। सेलुलोज का क्या किया करता था? पाचन किया करता था। तो सेलुलोज का जब पाचन किया करता था तो उस दौरान तो हम देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज से आप समझते हैं क्या? पहले इधर देखिए, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का बहुलक जो होता है उसी को स्टार्च माना गया। खूब सारे ग्लूकोज समझने की दृष्टि से बता रहा हूं। और स्टार्च के बहुत सारे जो तत्व अणु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? सेलुलोज कहलाता है। तो उस दौरान क्या था? अपेंडिक्स जब सक्रिय थी तब तक तो हमारे पाचन हो जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं होता। तो एंजाइम नहीं होते। एंजाइम तो हो सकते हैं लेकिन इतना भी पाचन नहीं होता। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही बात है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान कर सकता है। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है। आसानी से तो कहां से टूटेगा? नहीं टूट पाता। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। हाँ, उपस्थित पाचक जीवाणु, ये वाली बात है जरूर सही हो सकती है इस पर। मानव में पाचक एंजाइम नहीं होते, कुछ मात्रा में होते हैं। सेलुलोज जीवाणु जो है वो कर सकते हैं, ये बात थोड़ा सा सही है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है,
कि नीचे की दिए गए कुछ कुछ पदार्थ है, नीचे कुछ पदार्थ दे रखे हैं, उनका क्या करना है, प्रैक्टिकली द्वारा बताना है कि किसमें क्या है। उबले हुए और पिसे हुए चावल है, तो इसमें क्या होगी, स्टार्च होगा, थोड़ा बहुत सेलुलोज भी होगा। उबले हुए और चबाए हुए चावल है, इसमें भी क्या होगा, स्टार्च होगा और सेलुलोज भी हो सकता है। ब्रेड है, इसमें क्या होगा, स्टार्च होगा, ग्लूकोज के बहुलक है। तो चीनी और शर्करा का घोल में तो क्या है, खाली ग्लूकोज है। यहां पर क्या है, वसा है, क्या है, वसा है। तो जब भी आप आयोडीन का घोल डालोगे तो इसके अंदर नीला और काला रंग उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्च और सेलुलोज, उबले हुए पिसे हुए आलू में और चबाए हुए चावलों के अंदर क्या है, स्टार्च या सेलुलोज हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, आयोडीन से क्रिया करने के बाद में आपको नीला काला रंग देंगे, ब्लू एंड ब्लैक कलर का अवयव देंगे। तो ये किसके लिए परीक्षण किया जा रहा है, तीनों के लिए। तो ये तो क्या है, ग्लूकोज और वसा है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 1 और 2 3 क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण है, कुछ परख दिए गए हैं। तो क्या कह रहे, कुछ खाद्य पदार्थ का भाग परखने में डालकर उसमें 10 बूंद जल डालिए और हिलाइए। उसके बाद परीक्षण किए जाने वाले पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। और उसके बाद में क्या करोगे, परीक्षण किए जाने वाले पदार्थ का पेस्ट बनाओगे, फिर उसके अंदर आप 10 बूंद कास्टिक सोडा विलियन डालोगे। ऐसा नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल परीक्षण किए कोई पदार्थ है उसका क्या लेंगे, हम पाउडर या पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब वो खाद्य पदार्थ ही तो था, उसका पेस्ट बना लिया। अब उस पदार्थ का कुछ भाग, जो भी आपने पेस्ट बनाया, किस में डालेंगे आप, परखनली में डालेंगे और 10-10 बूंद परखनली में डाल के हिलाएंगे। इसका मतलब 2 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर बाद में आएगा। उसके बाद परखनली में क्या डालोगे, 10-10 बूंद कास्टिक सोडा डालोगे। क्या क्या डालोगे, 10-10 बूंद कास्टिक सोडा डालोगे। यहां तक समझ में आई बात। उसके बाद में अगला जो आप देखोगे, इसके अंदर जैसे ही हमने क्या डाला, 10-10 बूंद कास्टिक सोडा डाला। उस कास्टिक सोडा के दौरान क्या होता है, उसके अंदर रिएक्शन होती है। अब क्या डालोगे, 2-2 बूंद कॉपर सल्फेट डालोगे। क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट। और वो अब ये दे दे अगर बैंगनी और भूरे रंग का, तो उसके अंदर उपस्थित क्या है, प्रोटीन है। क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। तो 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आहारी रेशे। आहारी रेशे जो है वो कहां कहां किस प्रकार के होते हैं। आहारी रेशों के बारे में आप डायरेक्टली अभी देखते हो काफी जगह, कि आहारी रेशे जो है वो कहां से संबंधित होते हैं, कैसे संबंधित होते हैं। तो एक फाइबर प्रोटीन के नाम से भी पदार्थ आते हैं काफी सारे, के फाइबर प्रोटीन है, ये है, वो है। तो इधर सामने से ध्यान से समझना, आहारी रेशे जो होते कोलेजन रेशों से बनते हैं क्या, कोलेजन रेशों से नहीं बनते। प्रोटीन से बनते हैं क्या, फाइबर प्रोटीन होती है वो अलग चीज होती है। रुक्षांश भी कहलाते हैं क्या, सेलुलोज को रुक्षांश कहते हैं। सेलुलोज को क्या कहते हो, रुक्षांश कहते हो। तो सेलुलोज वाली तो बात हमारे समझ में आ गई कि सर यहाँ आहारी रेशे में सेलुलोज आ सकता है। बहुत से भी नए नए, जब जैसे भी आप मतलब मसल्स गेन करने के लिए क्या कहते हो, हमें फाइबर प्रोटीन चाहिए, है ना। तो वो प्रोटीन जो होती है वो भी कहीं ना कहीं आहारी रेशे होते हैं। तो सेलुलोज और प्रोटीन दोनों ही क्या है, आहारी रेशे हैं। इसके उधर उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर डी। सेलुलोज तो क्या होता है, देखो ग्लूकोज का बहुलक क्या हो गया, स्टार्च हो गया। क्या हो गया, स्टार्च हो गया। और स्टार्च का भी बहुलक लेना है तो क्या लोगे, सेल्यूलोज लोगे। क्या लोगे, सेल्यूलोज लोगे आप, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। क्या होता है, अमीनो जो अम्ल होते हैं ना, उनका बहुलक क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। इंपोर्टेंट लगा लेना ये पेप्टाइड बंध के लिए। और जो ग्लूकोज और स्टार्च वगैरह होता है उनके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तो छठा क्वेश्चन आ गया समझ में। आगे देखिए,
आगे वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। आगे वाले क्वेश्चन को इधर देखना सामने कि मांसपेशियों को सुचारू क्रिया के लिए, मांसपेशियों को सुचारू क्रिया के लिए आप जो है कौन से तत्वों का प्रयोग करते हो, हमारे शरीर के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जरूरी होते हैं वो होते हैं हमारे लिए, हमारे शरीर के अंदर सोडियम और पोटेशियम पंप चलता है। सोडियम पोटेशियम पंप के कारण ही शरीर की जैविक क्रियाएं अच्छी चलती है। मांसपेशियों को सुचारू चलाने के लिए क्या जरूरत है, सोडियम और पोटेशियम की जरूरत रहती है। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालते हो आप लोग, है ना। अधिक मात्रा में जैसे अचार बनाना है तो पहले केर में या केरी के अंदर क्या डाल देते हैं हम, नमक डाल देते हैं। मुरब्बा बनाना है तो सेव में, सेव का मुरब्बा बनता है, आंवले का भी बनता है, तो सेव में या उसमें चीनी डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, इधर समझो बात को। जैसे रात होती है, रात को अपन किशमिश भिगो के रख देते हैं, खीर वगैरह बनानी होती है तब किशमिश भिगो के रखने के लिए रख दी। इसके अंदर क्या ले लिया आपने, जल ले लिया, है ना। उसके बाद में दूसरे दिन आप उठ के देखते हो, फिर किशमिश तो क्या हो गई है, मोटी हो गई है फूलकर। किशमिश क्या हो गई है, फूलकर मोटी हो गई है। प्रासरण की क्रिया होती है ना, अर्धपारगम में झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो निम्न अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं अणु, और जो ये किशमिश है वो फूलकर बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब ठीक वैसे ये चीज लागू करो। देखें, एक मीठे पानी की मछली है, समझना इस बात को, एक मीठे पानी की मछली है, मीठे पानी की मछली, रोहू और कतला मान लो। ये नस्लें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आरएस के अंदर पूछी जा सकती है। तो रोहू और कतला जो मीठे पानी की मछलियां हैं, उसको आपने गंदे पानी में या लवणीय जल में डाल दी, ठीक है। अब उनका अडेप्टेशन ऐसा है नहीं, अनुकूलता है नहीं, तो वो क्या करेगी, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो लवणीय जल है उसके जो अवयव है वो उसकी ओर गति करेंगे। ऐसा करने से क्या होगी, वो जो मछली है, मतलब जो लवण ज्यादा है तो उधर चले जाएगा, तो मछली जो है वो फट के मर जाएगी। तो इस बात को समझना, आप जब नमक अधिक मात्रा में और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित रखते हैं, उनसे होता क्या है कि जो सूक्ष्म जीव है उनकी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन हो जाता है और वो वहीं पर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे अचार लंबे समय तक चलते हैं। और जो मुरब्बा है उसमें जो है वो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन नहीं होता, समझ में आ गई बात, किण्वन नहीं होता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाता है। आगे देखिए, विटामिन में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है, ग्लाइकोजन के बाद में प्रोटीन जो है आपके मरम्मत में सहायक है लेकिन ऊर्जा भी देता है। वसा जो है जरूरत पड़ने पर ऊर्जा देता है। विटामिन जो होते हैं ये ऊर्जा नहीं देते। उपापचय दर को बढ़ाते हैं, उपापचय दर को बढ़ाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व कौन सा नहीं है, कॉपर जो है वो सूक्ष्म नहीं है, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। अरे विटामिन सी का नाम दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, विटामिन सी का नाम दे रखा है। तो विटामिन सी का देखो, देखिए क्या है, तो फार्मिक अम्ल तो क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल जो है ना वो विटामिन सी का नाम है, ठीक है। ये नहीं है भाई पामटिक अम्ल, ये नहीं है। तो एस्कोर्बिक अम्ल किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो देखो मिलान करना है भाई इनका। अब अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना,
ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन जो ए है, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या नाम होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है। रोडोप्सिन वर्णक पाए जाते हैं आंखों के अंदर, उनकी क्रियाशीलता बढ़ाता है, इसलिए विटामिन ए जो इसका नाम क्या रखा गया है? रेटिनॉल रखा गया। विटामिन बी को कहते हैं थायमीन, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन बी तो क्या कहते हो आप? थायमीन। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को हम कहते हैं टेकोफेरॉल। क्या कहते हैं बच्चों? टेकोफेरॉल। इधर ही देख लेना कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से तो हो जाता है रंतोदी। ठीक है। विटामिन बी तो बड़ा ग्रुप है, इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स या आर्थ्रोपोरोसिस भी हो सकता है, रिकेट्स भी देख लेना। और विटामिन ई से नपुंसकता, भाई पुरुषों में तो नपुंसकता का कारण विटामिन ई होता है, और महिलाओं में क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन आ जाता है। तो विटामिन ई को आप ब्यूटी विटामिन भी कहते हो। खैर अपने का उत्तर निकालना है, तो विटामिन ए तो है रेटिनॉल, विटामिन बी है तो थायमीन, विटामिन डी है तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है तो टेकोफेरॉल। यानी 3 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, ये अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी चीज इसमें क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। आपके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है, ध्यान रखना। कुछ बातें कर लेते हैं रक्त से रिलेटेड। रक्त का थक्का जमाने वाली रक्त कोशिका, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट, रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, रक्त का थक्का जमाने वाला फैक्टर यानी कारक, पांचवा एवं आठवां। ठीक है, तो ये रक्त के थक्के जमाने से रिलेटेड है हमारा। इसमें क्या है? स्कर्वी रोग इस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जो है इस फोर्थ स्टेज में सबसे पहले तो खट्टे फल ध्यान ही रख लेना, लेकिन ज्यादा प्रायिकता के आधार पर पूछ ले तो पहले आंवला देना है, फिर नींबू देना है, उसके बाद में मौसम्बी, उसके बाद में संतरा, किन्नू, आगे जाके ध्यान रखना है मिर्च। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय व्यक्ति सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो किससे प्राप्त करते हैं? हम रोज हमारे घर में थोड़ी नींबू वगैरह अवेलेबल होते हैं, खाते थोड़ी है, कोई नहीं खाते ना। तो भारतीय व्यक्ति जो है वो ज्यादातर किससे विटामिन सी प्राप्त करता है? मिर्च से करता है। किससे प्राप्त करता है? मिर्च से। आगे देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग होता है? निकल और प्लेडेनियम का। किसका? निकल और प्लेडेनियम। या पीटी नहीं आएगा, निकल प्लस
पेडेलियम, पीडी, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, एक व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल का, एक व्यक्ति जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उससे कौन सा रोग नहीं होगा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल का मतलब हमारा ये हो गया कि विटामिन सी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? विटामिन सी की बात कर रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो उस व्यक्ति को स्कर्वी नहीं होगा, स्कर्वी रोग नहीं होगा। आगे देखिए, आगे है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है, कौन सा पदार्थ जो है वो प्रोटीन, यहाँ पे नाम लिखे गए उनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो देखो, हिपेरिन जो होता है एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है जो शरीर में रक्त के थक्के बनने को रोकती है। जोंक जो होती है ना, जोंक, उसकी लार से भी हिपेरिन निकलता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देती और वो चौंसती रहती है। हमारे शरीर में भी अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, क्यों? क्योंकि हिपेरिन जो होती है वो रक्त के थक्का बनाने का विरोध करती है। कीरोटिन जो होता है वो प्रोटीन होती है, बालों नखूनों में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन जो होती है वो रक्त में भी पाई जाती है, अंडे में भी पाई जाती है। फाइब्रिन, ये जो फाइब्राइरोन है ना, वो नहीं होती, वो क्या होती है? फाइब्रिनोजन होती है। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन होती है। आगे देखिए, कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हमें क्या बताना है? सही नहीं है। इसका मतलब सही सही तो बताओ मत, गलत है वो बताओ। कैसे बताओगे? देखे देखे, इसका नाम किसके लिए? विटामिन की बात कर रहा है तो नाम पंख ने दिया कि दे दिया? पंख ने खोज की थी, ठीक है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी से रोग उत्पन्न करती है, करते दोनों, ये तो सही है। और ये पाचन में सहायक होते हैं कि पाचन में ये सहायक नहीं है, ये ध्यान में रखना है बस, है ना। क्योंकि ये क्या करता है? उपापचय दर को बढ़ाता है। इसको बढ़ाएगा? उपापचय दर को बढ़ाता है। विटामिन का मेन कार्य क्या है? ऊर्जा नहीं देता, क्या करता है? उपापचय दर को बढ़ाता है। आगे देखिए, धातु परमाणु, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धातु परमाणु से युक्त विटामिन है, तो इसमें देखो विटामिन सी नहीं है। विटामिन बी 12 के बारे में देखो, देखे, इसका नाम जो है वो है साइनो कोबाल एमीन। साइनो कोबाल एमीन जो है इसका नाम है विटामिन बी 12 का। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाई जाती है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पर्सियन एमीनिया, पर्शियन एनीमिया। एक तो एनीमिया होता है, एक पर्सियन एनीमिया होता है। तो इसका खास तौर से ध्यान रख लेना, क्योंकि पर्सियन एनीमिया होता है वो इतना घातक होता है कि मृत्यु तय हो जाती है उसमें। तो पर्सियन एनीमिया किसकी कमी से होता है? बी 12 है। धातु कौन सी है? कोबाल्ट। और दूसरी क्या चीज ध्यान में रखोगे? इसका नाम क्या है? साइनो कोबाल एमीन, ठीक है। आगे देखिए, जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में पूछ रहा है, तो जल में घुलनशील देखो, देखे, आगे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन, देखो विटामिन दो प्रकार की होती है, एक तो वसा में घुलनशील, ठीक है, और एक जल में घुलनशील। ये विटामिनों का वर्गीकरण होता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील तो कौन कौन सी होती है? बी और सी। जल में घुलनशील कौन सी है? बी एवं सी। और वसा में घुलनशील कौन सी है? कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन सी है? विटामिन बी और सी। विटामिन के का नाम फिनोल, फिनोनेप्थो क्यूनोन। विटामिन ई का टेकोफेरोल। विटामिन डी का कैल्सिफेरोल। विटामिन ए का रेटिनोल। विटामिन बी का थाइमीन। और विटामिन सी का आपको बता दिया, दो क्वेश्चन भी आ गए, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जल में जो घुलनशील विटामिन युग्म है वो कौन सा है? बी और सी है। बाकी ये चारों किसके में घुलनशील होते हैं? के, ई, डी, ए किस में घुलनशील है? वसा के अंदर। ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील।
आपके रेलवे में रिट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जरूर आप आगे आएंगे आपके एग्जाम के लिए। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है? अनार जो होती है ना, उसका खाने योग्य भाग कौन सा है? अनार का तो बता दोगे। नारियल का हमेशा ध्यान में रखना भ्रूणपोष होता है। क्या होता है नारियल का खाने योग्य भाग? भ्रूणपोष। अनार का क्या होगा इसके अंदर? अनार का जो होगा खाने योग्य भाग कौन सा होगा? एक मिनट रुकिएगा। अनार का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, अंतःचोल फल भित्ति के नाम से आता है। वो क्या होता है? उसका खाने योग्य भाग होता है। और नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, एम्ब्रायोसेक। भ्रूणपोष अलग होता है, भ्रूणकोश अलग होता है। तो इसके अंदर देखो आप कहां तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन? 18 नंबर तक हो गए थे, 19वां कर रहे थे। जल में घुलनशील वाला हो गया था, 20वां क्वेश्चन था ना? 20वां देखिए, जल में घुलनशील हो गया। जल में घुलनशील विटामिन यहां तक आप कर लेना याद, उसके बाद में हम क्लास लेते हैं कल, क्योंकि इसके अंदर एक पीडीएफ के अंदर आ नहीं रहा है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में ये प्रयुक्त होता है, ये तो कर लिया। चलो कल देखते हैं क्लास। बेस्ट ऑफ लक। ये क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर आए उसका ये पूरा वीडियो देखना है। 180 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ये काम आएंगे, क्योंकि ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्लास को देखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।